सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। वेलकम टू द हाइट्स के आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। भारतीय संविधान को ही कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान में हमारा टॉपिक चल रहा था फंडामेंटल राइट्स। हम मौलिक अधिकार के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले के लेक्चर में दोस्तों हमने मौलिक अधिकार के अंतर्गत जाना कि भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार है। फंडामेंटल राइट्स की संख्या कितनी है? 6 है, 6 है। साथ ही साथ हमने मौलिक अधिकारों को जाना कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, और उनके अंतर्गत आने वाले आर्टिकल्स के बारे में जाना, उनके अंतर्गत आने वाले अनुच्छेदों के बारे में देखा था कि कौन कौन से अनुच्छेद भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। आज के इस लेक्चर में हम मौलिक अधिकार को ही कंटिन्यू करेंगे और उसके अंतर्गत आने वाले जितने भी राइट्स हैं उनके बारे में क्रमबद्ध रूप से डिस्कस करने वाले हैं और उनके अंतर्गत आने वाले आर्टिकल्स अर्थात अनुच्छेदों के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसीलिए तो बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। अपना कॉपी पेन उठाइए, नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर हम फर्स्ट मौलिक अधिकार डिस्कस करते हैं, जो कि समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। समता के अधिकार को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जो कि समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, ठीक है। तो दोनों तरह से पूछा जा सकता है, दोनों ही याद रखेंगे आप नाम। इन इंग्लिश राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। समता का ही अर्थ समानता होती है। समता का अधिकार अर्थात सभी नागरिक राज्य के दृष्टिकोण से क्या है? समान है। राज्य से यहाँ क्या समझेंगे आप? हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान, तो राज्य यहाँ पर पूरे भारत देश की बात कर रहा है, क्योंकि हर राज्य का अलग से संविधान तो है नहीं हमारे भारत में, है ना। सभी राज्यों का एक ही संविधान है। तो जब भी मैं यहाँ राज्य शब्द का उपयोग करूँ तो आप किसी पर्टिकुलर राज्य के बारे में नहीं समझेंगे कि मैं मध्य प्रदेश की बात कर रही हूँ, मैं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड की बात कर रही हूँ, या आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु की बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पर पूरे देश की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यदि मैं राज्य शब्द का यूज़ करूँ तो आप क्या समझेंगे? देश के बारे में ही समझेंगे। और कौन सा देश? चूँकि हम भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं इसलिए भारत देश की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो क्या देखा हमने देखा समता के अधिकार को एक अन्य नाम समानता के अधिकार के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल आएंगे। तो यहाँ पे आर्टिकल्स की संख्या कितनी है? 5 अनुच्छेद है जो समता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से अनुच्छेद है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, 16, 17 और 18। ये जो 5 आर्टिकल है, 5 अनुच्छेद है, ये हमारे समता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। आप याद रखेंगे अनुच्छेद 14 से लगाकर अनुच्छेद 18 जो कि भारतीय संविधान में उपस्थित है, ये समता के अधिकार के बारे में हमें बताते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 14 क्या बताता है? विधि के समक्ष समता। यहाँ पे विधि से क्या तात्पर्य है दोस्तों? तो विधि का अर्थ है यहाँ पे कानून, ठीक है, कानून से। तो दोस्तों राज्य में जो भी कानून बनाए जाएंगे सभी नागरिकों के लिए समान होंगे, ये बात कह रहा है आपका अनुच्छेद 14। विधि के समक्ष समता मतलब राज्य के द्वारा बनाई गई विधियाँ या कानून, विधि को ही कानून कहा गया है, तो कानून सभी नागरिकों के लिए समान होंगे। सभी राज्य द्वारा बनाए गए कानून के दृष्टिकोण में सभी नागरिक समान होंगे। सभी पर एक जैसे ही कानून, एक जैसे ही लॉ या विधि अप्लाई की जाएगी, ये कह रहा है आपका अनुच्छेद 14, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अमीर है तो उसके लिए अलग कानून है, कोई गरीब है तो उसके लिए अलग कानून है, ऐसा नहीं है, सभी समान है। अनुच्छेद 15 क्या बता रहा है? अनुच्छेद 15 कह रहा है धर्म, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। राज्य जो हमारा देश है वह किसी भी स्थान पर, देश में यदि किसी भी स्थान पर यदि धर्म, वंश, जाति, लिंग यहाँ पे सेक्स की बात हो रही है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या फिर किसी भी लिंग का हो, किसी भी सेक्स का हो, जन्म स्थान, बर्थ पैलेस के आधार पर वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है या विभेद होता है या फिर वहाँ पे भेदभाव किया जाता है, तो उसे क्या करता है? राज्य प्रतिषेध करता है, उसका विरोध करता है, उसे प्रोहिबिट करता है, उसे मना करता है कि आप ये नहीं कर सकते, है ना। किसी भी व्यक्ति को कि मैं उच्च जाति का हूँ, मैं निम्न जाति का है तो हमें विभेद है, ये चीज़ राज्य द्वारा मान्य नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि राज्य क्या सभी को समान समझता है। इस बात के बारे में बताया गया है आपके आर्टिकल 15 में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। धर्म के मामले में भी कि ये इस धर्म से बिलोंग करता है, ये फला धर्म से बिलोंग करता है तो हम बड़े हो गए, ये छोटा हो गया, ऐसा नहीं है। राज्य के दृष्टिकोण से सभी समान है। वैसे ही वंश, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हमारा वंश बड़ा है, इसका वंश छोटा है। जाति के आधार पर भी नहीं कहा जा सकता। लिंग, स्त्री पुरुष की, ये स्त्री है या ये पुरुष है, या फिर फला लिंग की है, ये फला लिंग का व्यक्ति और हम बड़े हैं और ये कमतर है, ऐसा नहीं है, सभी समान हैं। जन्म स्थान के आधार पर भी विभेद या किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। यदि होता है तो राज्य उसका क्या करता है? प्रोहिबिट करता है, उसका प्रतिषेध करता है, विरोध करता है। आई होप आपको अनुच्छेद 15 समझ में आ गया होगा, ठीक है। सारे ही अनुच्छेद समानता की बात करते हैं, इक्वलिटी की ही बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे।
अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, जो लोगों राज्य के द्वारा राज्य के अधीन लोगों को रोजगार दिया जाता है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लोक नियोजन अर्थात पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो दोस्तों राज्य के अधीन जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट निकलता है, जो भी रोजगार निकलता है, उसमें सभी नागरिकों के लिए जो अवसर है वो समान होंगे। जितनी भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी सभी को समान मिलेगी। ऐसा नहीं है कि किसी वर्ग को ज़्यादा मिलेगी, किसी वर्ग को कम मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, ऐसा कहा गया है आपके अनुच्छेद 16 में। लेकिन यहाँ पे अपवाद है। क्या अपवाद है? हमारे देश में यहाँ पे अपवाद ये है कि यहाँ पे कुछ विशेष वर्ग हैं जिन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है, इसीलिए वहाँ पे रिजर्वेशन आरक्षण की व्यवस्था की गई है उनके लिए, ठीक है। तो कौन कौन से? ST, SC और OBC, ये अपवाद है यहाँ पे, ठीक है। आप लोगों को पता ही होगा विशेष आरक्षण का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। क्यों? क्योंकि इन्हें समाज की मुख्य धारा के साथ में जोड़ना है, इसलिए। लेकिन क्या लिखा गया है अनुच्छेद 16 में? आर्टिकल 16 क्या बताता है हमें? कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता दी जाएगी, सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे। अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का उन्मूलन। यहाँ पर अनटचेबिलिटी के बारे में बताया गया है। अस्पृश्यता जैसे छुआछूत, ठीक है, उसका विरोध किया जाएगा। राज्य के द्वारा क्या किया जाता है? उसका विरोध किया जाता है, उसे प्रोहिबिट किया जाता है। आप किसी भी प्रकार से ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति को मैं छू नहीं सकता, ये निम्न जाति का है या निम्न वर्ग का है, वंश का है, जो भी है, तो आप छुआछूत जैसी चीज़ें नहीं कर सकते। इसका क्या करता है राज्य? क्या करता है? इसका उन्मूलन करता है, अबोलिशन करता है, ठीक है। अस्पृश्यता का उन्मूलन। आई होप याद हो गया होगा। अनुच्छेद 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। उपाधियां मतलब जो भी टाइटल्स मिलते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है दोस्तों कि सेना और किसी विधा में यदि आपको उपाधि मिल रही है, उसे छोड़कर आपको अतिरिक्त कोई टाइटल दिया जाता है तो उसका वो मान्य नहीं होगा, ये कह रहा है ये, ठीक है। किसके अतिरिक्त? सेना और विधा। सेना में जैसे आप देखते हैं सेना में अवार्ड मिलते हैं, परमवीर चक्र और पदवियाँ भी मिलती है, टाइटल्स भी मिलते हैं, तो उन्हें छोड़कर और किसी स्पेशल विधा में आपको मिला हो तो उसे छोड़कर जो भी टाइटल्स आपको दिए जाएंगे वो मान्य नहीं होंगे। साथ ही साथ यदि विदेश में आपको कोई टाइटल मिल रहा है, कोई उपाधि मिल रही है, तो आपको सबसे पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी कि आप वो टाइटल को ग्रहण कर सकते हैं क्या। यदि राष्ट्रपति आपको अनुमति देते हैं तभी आप वो टाइटल ले सकते हैं, है ना। तो 18 में क्या हो गया? आपका उपाधियों का अंत हो गया। आई होप चीजें क्लियर हो गई होगी। यहीं पे याद करेंगे दोस्तों, समता के अधिकार में 5 आपके आर्टिकल है। कौन कौन से? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, 16, 17 और 18। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता अर्थात कानून के समक्ष समानता की बात करते हैं। अनुच्छेद 15 में धर्म, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, इसका प्रतिषेध करता है राज्य, ठीक है। 16 में लोक नियोजन अर्थात पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो रोजगार देती है, राज्य के अधीन नागरिकों को रोजगार प्राप्त होता है, उसमें अवसर की समानता दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे अपवाद है ST, SC और OBC, ठीक है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी को अबोलिशन करता है, उसका विरोध करता है, उसका उन्मूलन करता है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, यहाँ पे भी टाइटल्स नहीं लिए जाएंगे, इससे संबंधित बातें कही गई है। आई होप चीजें क्लियर हो गई होगी, आपको समझ में आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा अधिकार है आपका? स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, ठीक है। ये हमारा सेकंड राइट है, मौलिक अधिकार है। इसके अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद कौन कौन से? तो अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22, अर्थात भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से लगाकर अनुच्छेद 22 तक के आर्टिकल्स हमें स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताते हैं, राइट टू फ्रीडम के बारे में बताते हैं। आइए पढ़ते हैं कंटिन्यू होके। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अभिव्यक्ति एवं अन्य स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 19 के अंतर्गत हमें अभिव्यक्ति अर्थात हमारे शब्दों को बोलने की या अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, और अन्य कुछ स्वतंत्रताओं की या फ्रीडम की बात भी ये करता है। कौन कौन से देख लेते हैं इसमें। 19A में क्या बताया है हमें? बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है। इसके अंतर्गत प्रेस की अभिव्यक्ति भी आ जाती है। बोलने की स्वतंत्रता मतलब हम हमारे देश में अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है, कोई भी व्यक्ति अपनी बात रख सकता है। बोलने की स्वतंत्रता इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। बी है आपका बिना हथियार के एकत्रित होने की
एकत्रित होने व सभा को करने की स्वतंत्रता। लेकिन कैसे? बिना हथियारों के होने की स्वतंत्रता। ठीक है, बिना हथियारों के एकत्रित होने, किसी भी जगह पे आप एकत्रित हो सकते हैं बिना हथियारों के और सभा कर सकते हैं, लेकिन आपको वहां पे वायलेंट हिंसा नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 19C लिखेंगे यहाँ पे, संघ बनाने की स्वतंत्रता। पहले लिख लेंगे सारे, उसके बाद मैं समझाती हूँ आपको। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं। संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है आपका 19D, इसमें है देश में किसी भी जगह जाने की या आवागमन की स्वतंत्रता। आवागमन कहाँ पर? देश के अंदर, है ना। किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, देश के अन्य राज्य में आप जा सकते हैं। सपोज आप MP से बिलोंग करते हो, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो, तो आप उत्तर प्रदेश में जा सकते हैं, है ना। उसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई रोक टोक होगी। आवागमन की स्वतंत्रता। E हमें बताता है निवास की स्वतंत्रता। ठीक है, आप भारत देश के निवासी हैं तो आप किसी भी राज्य में निवास कर सकते हैं भारत में। निवास की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता देश में। 19F, दोस्तों ये जो 19F है ये संपत्ति का अधिकार है दोस्तों, पहले लिख लेंगे आप। संपत्ति संबंधी अधिकार, संपत्ति संबंधी अधिकार, अर्थात संपत्ति को अर्जित करने से लगाकर व्यय तक के अधिकार पहले दिए गए थे। लेकिन क्या हुआ था दोस्तों, 14वें संविधान 44th नंबर का जो संविधान संशोधन था, 44वें नंबर का जो संविधान संशोधन था, उसके थ्रू इस अधिकार को हटा दिया गया है, निरसित कर दिया गया है। कब हुआ था? 1978 में। तो ये अधिकार आपका हट गया था। कौन सा? संपत्ति संबंधी अधिकार। निरसित लिख लेंगे और पूरा लिखेंगे आप लोग निरसित, क्योंकि ये पूछा जाता है। और 19G क्या बोलता है? वो कहता है हमें, वो बताता है निवास के व्यवसाय का अधिकार। व्यवसाय का अधिकार। कौन कौन से अधिकार देखे हमने 19 के तहत? एक बार फिर से रिकॉल कर लेते ताकि चीज़ें याद हो जाए। अनुच्छेद 19 क्या बताता है? हमें अभिव्यक्ति एवं अन्य स्वतंत्रताओं के बारे में बताता है। कौन कौन सी स्वतंत्रता? जैसे 19A हमें बोलने की स्वतंत्रता के बारे में बताता है कि हमारे राज्य में, हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को अपने शब्द व्यक्त करने का, अपनी बात रखने का की स्वतंत्रता है, का फ्रीडम दिया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है, इसीलिए इतनी न्यूज़ वगैरह चलती है। 19B बिना हथियार के एकत्रित होने की स्वतंत्रता। यदि हमें सरकार के सामने अपनी मांगे रखनी है तो बिना हथियार के हम कहीं पे भी एकत्रित होकर सभा कर सकते हैं, ये हमें स्वतंत्रता दी गई है। वहाँ पे हमें हिंसा नहीं करनी है। ठीक है। 19C संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ से तात्पर्य कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप बना सकते हैं, जैसे राजनीतिक दल हुआ या फिर व्यापारिक संगठन हुआ, इस तरह के संगठन बनाने की स्वतंत्रता है आपको। 19D आवागमन की स्वतंत्रता। यदि आप भारत के निवासी हैं तो भारत के किसी भी राज्य में आप आ जा सकते हैं इजीली। 19E निवास करने की स्वतंत्रता। भारत के नागरिक हैं आप तो आप किसी भी राज्य में निवास कर सकते हैं भारत के, चाहे आप किसी भी राज्य से, चाहे आप कर्नाटक से बिलोंग करते हैं और आपको रहना है, अब दिल्ली में आके रहना है तो आप रह सकते हैं, उत्तर प्रदेश में आके रहना है, बिहार, झारखंड, कहीं पे भी आकर रहना है किसी भी राज्य में तो आप रह सकते हैं। 19F जो कि संपत्ति संबंधी अधिकार था, संपत्ति को कैसे को अर्जित करना, उसे व्यय करना, उसके बारे में जो अधिकार दिए गए थे उसे निश्चित किया गया है। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू, कौन से संशोधन के थ्रू? तो 44वें संविधान संशोधन के थ्रू, जो कि 1978 में हुआ था, इस अधिकार को निश्चित कर दिया है। 19G व्यवसाय का अधिकार, मतलब आप कोई सा भी व्यवसाय कर सकते हैं अपना धन अर्जन करने के लिए, अपनी जीवन को चलाने के लिए, लेकिन उसमें कोई भी अवैध कार्य नहीं होना चाहिए, इलीगल टाइप का व्यवसाय आप नहीं करेंगे, ये शर्त है। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो जो अनुच्छेद 19 था उसमें 6 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई। मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई थी, लेकिन ये जो है 19F संपत्ति संबंधी अधिकार, इसे निश्चित कर दिया गया है। अब तो कितने हो गए, कितने तरह की स्वतंत्रता हो गई? अनुच्छेद 19 के अकॉर्डिंग तो 6 तरह की ही स्वतंत्रता बची है। ठीक है, एक हटा दी गई है। आइए देखते हैं अब अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 20।
आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, अपराधों के लिए यहाँ पे जो व्यक्ति अपराधी है, अपराध किया है, उसके संरक्षण के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए कुछ यहाँ पे नियम दिए गए हैं ताकि वो अपने खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि कभी कभी व्यक्ति अपराधी नहीं होता है और उस पर गलत इल्ज़ाम लगा होता है, तो इसीलिए ये प्रोटेक्शन यहाँ पे दिया गया है उन्हें। तो क्या बात कही गई है? पहली बात की गई है अपराधों के लिए, पहले तो आप लिखेंगे अनुच्छेद 20 क्या बता रहा है? अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो पहला प्रोटेक्शन क्या दिया गया है? पहला प्रोटेक्शन दिया गया है कि व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए, जिसे उसने एक अपराध के लिए एक ही बार सजा, ठीक है, पहले लिख लेते हैं कि कौन कौन सी प्रोटेक्शन दिए गए हैं। ठीक है, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा। दूसरा, जब अपराध किया गया है उस समय के कानून ही लागू किए जाएंगे। ठीक है, अपराध के समय के ही कानून लागू। और तीसरा है, किसी भी अपराधी को स्वयं का अपराध कबूलने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, है ना? किसी भी अपराधी को अपराध कबूलने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। बाध्य नहीं किया जाएगा। एक एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या प्रोटेक्शन, क्या क्या संरक्षण है। एक अपराध के लिए एक ही बार सजा, इससे क्या तात्पर्य है दोस्तों? यदि कोई व्यक्ति है, उसने चोरी की है, ठीक है, चोरी की है, अब चोरी करने के बाद में उसे समझ में आ गया, उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया, पकड़ लिया, उसे सजा हो गई, अब उसको समझ में आ गया उसने कभी भी भविष्य में उसके बाद में ऐसा गलत कृत्य नहीं किया है, कोई भी गलत कृत्य नहीं किया, वो सही राह पे आ गया। अब उसने सजा भी भुगत ली है उसकी, वो बाहर आ गया है जेल से। अब ऐसा नहीं हो सकता कि उस कृत्य के लिए उसे दोबारा जेल में डाल के दोबारा सजा दी जाए, ऐसा नहीं होगा। यदि उसने एक ही बार वो कृत्य किया है तो एक ही बार सजा उसे होगी, और वो सजा भुगत चुका है तो उसे दोबारा सजा उस कृत्य के लिए नहीं होगी। हाँ, यदि वो दूसरी बार फिर से चोरी करता है तो उसे सजा जरूर होगी, लेकिन उसी चोरी के लिए उसे सजा नहीं होगी जो वो भुगत चुका है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। दूसरा प्रोटेक्शन क्या है? अपराध के समय के कानून लागू। जिस समय अपराध किया गया है उस समय कानून में उस अपराध के लिए जो सजा है वही उस व्यक्ति को दी जाएगी, ऐसा नहीं होगा। सपोज ऐसा क्या होता है दोस्तों कभी कभी कि व्यक्ति ने सन 2000 में कोई अपराध किया है ना, और उस समय उस अपराध के लिए 2 वर्ष की सजा है। कितने वर्षों की? 2 वर्ष की सजा है। लेकिन दोस्तों होता यह है कि 2001 में नियम परिवर्तित होते हैं, कानून बदलते हैं, और उस अपराध की सजा क्या हो जाती है? बढ़कर 5 वर्ष के लिए हो जाती है। अब व्यक्ति ने अपराध 2000 में किया था, सन 2000 में किया था, तो सन 2000 में उस अपराध के लिए 2 वर्षों की ही सजा थी, इसलिए उसके 2 वर्षों की ही सजा भुगतनी पड़ेगी, न कि 5 वर्ष की सजा भुगतनी पड़ेगी, चाहे न्याय उसका 2001 में हुआ हो, है ना। कभी कभी क्या होता है कि काफ़ी केसेस पेंडिंग होते हैं, तो न्याय जो भी होता है, सुनवाई जो होती है वो आगे बढ़ जाती है। तो 2001 आ गया और 2001 में उस अपराध के लिए 5 वर्ष की सजा हो गई, तो उसे 5 वर्ष की सजा नहीं दी जाएगी, बल्कि जब उसने 2000 में वो अपराध किया था, 2000 वर्ष में उस अपराध के लिए 2 वर्षों की सजा थी, इसलिए 2 वर्ष की ही सजा होगी, है ना। तो उसी समय के कानून लागू होते हैं। थोड़ा मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है दोस्तों, इसीलिए थोड़ा फास्ट पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होगी आपको। चलिए कंटिन्यू करते हैं। आगे क्या है? किसी भी अपराधी अपराध कबूलने हेतु बाध्य नहीं। किसी भी अपराधी को जबरदस्ती उसका अपराध कबूलने के लिए, अपराधी नहीं कहेंगे, किसी भी व्यक्ति को जिस पे अपराध के लिए उसे ठहराया गया है कि आप अपराधी हैं, आपने ये कृत्य किया है, सारे सबूत उसके खिलाफ हैं, तो उस व्यक्ति को अपना अपराध कबूलने के लिए बाध्य नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, जबरदस्ती उसे अपराध को कबूलवाया नहीं जाएगा, उसे एक्सेप्ट नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, ये बताया गया। तो ये 3 प्रोटेक्शन है अपराधियों के लिए। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 21 की तरफ। अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 क्या बताता है मेरे दोस्तों? वो हमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के बारे में बताता है। राज्य के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को
अपने जीवन और अपने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति को अपनी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का हक है। पर्सनल लिबर्टी का क्या है? हक है, उसके लिए प्रोटेक्शन है, उसके लिए संरक्षण दिया गया है। केवल वो विधि के अनुसार हो। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है और उसे फांसी की सजा दी जाती है ना, उसे मौत की सजा दी जाती है, तब ये चीज़ें लागू नहीं होती। उस टाइम पे उसे उसका हक, इसके प्राण लेना पड़ेंगे, क्योंकि वो विधि है, वो कानून है। लेकिन उसके अतिरिक्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 21 के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों अनुच्छेद 21 में एक और अनुच्छेद ऐड किया गया है 21 क, जो कि 86वां संविधान संशोधन है। कौन सा संविधान संशोधन है ये? 86 नंबर का। इसे याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। क्या है 21 क में लिखा हुआ? इसमें लिखा गया है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन की बात की गई। इसके अकॉर्डिंग राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने के लिए निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य है उन्हें, और साथ ही साथ शिक्षा देना अनिवार्य है। निःशुल्क होनी चाहिए शिक्षा, साथ ही साथ शिक्षा देना भी अनिवार्य है उन्हें, कि उन्हें निश्चित रूप से देना ही है। कौन सी उम्र के? 6 से 14 वर्ष के। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को राज्य के द्वारा शिक्षा देना अनिवार्य है और निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य है। ठीक है, और कौन सा संविधान संशोधन है ये? 86वां संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया है। ये 2002 में आया था, ईयर भी लिख लेंगे, साल था 2002। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 22 की तरफ। अनुच्छेद 22 क्या बताता है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, इसके बारे में बताता है हमें अनुच्छेद 22। देख लेते हैं इसमें क्या क्या प्रोटेक्शन दिए गए हैं, इनके प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों यदि आपको अचानक से आकर कोई गिरफ्तार कर लेता है ना, कोई पुलिस हिरासत में ले लेती है, तो उसके बारे में प्रोटेक्शन दिया गया है कि आप क्या क्या प्रोटेक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो क्या क्या प्रोटेक्शन यूज़ कर सकते हैं? 3 प्रोटेक्शन दिए गए हैं इसमें भी। तीनों प्रोटेक्शन पहले लिख लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। पहला है हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। ठीक है, दूसरा है हिरासत या फिर गिरफ्तारी, हिरासत या फिर यहाँ लिख लें गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंदर दंडाधिकारी के सामने प्रस्तुत करना। और तीसरा संरक्षण क्या है? तीसरा प्रोटेक्शन क्या है आपका? तो तीसरा प्रोटेक्शन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रोटेक्शन है आपका इच्छा अनुसार वकील की सलाह। ठीक है, तो इसमें 3 प्रोटेक्शन है। यदि पुलिस ने आपको अचानक से आके गिरफ्तार कर लिया किसी जुर्म के लिए या हिरासत में ले लिया, तो आपके पास प्रोटेक्शन क्या क्या रहेंगे, उस नागरिक के पास प्रोटेक्शन क्या क्या रहेंगे? तो हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। वो पूछ सकता है कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, उसे कारण बताना होगा पुलिस को। दूसरा है गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंदर दंडाधिकारी के सामने प्रस्तुत करना। यदि गिरफ्तार कर लिया है तो गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंदर ही उसे दंडाधिकारी के सामने, जज के सामने क्या करना पड़ेगा? प्रस्तुत किया जाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप उसे जेल में कैद करके रख लेंगे, ऐसा नहीं होगा। 24 घंटे के अंदर आपको दंडाधिकारी के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। अब जो भी व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, जो भी नागरिक गिरफ्तार हुआ है, वो अपने इच्छा अनुसार वकील की सलाह ले सकता है। जो भी उसका मन करेगा, जिस भी वकील की सलाह लेने का, वो ले सकता है। ये प्रोटेक्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 22 के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 2 अधिकार, 2 राइट्स, जो मौलिक अधिकार थे हमारे, जो फंडामेंटल राइट्स थे हमारे, वो डिस्कस किया। आई होप चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। अच्छे से याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, इसी के अंतर्गत 21 का जो शिक्षा का अधिकार है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसे
2002 में ही ऐड किया गया है इसके अंतर्गत। और कौन सा संविधान संशोधन था, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ये, तो 86 नंबर का संविधान संशोधन था ये। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के निरोध से संरक्षण। आई होप चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। सारी चीज़ों को अच्छे से लर्न करेंगे, नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे। अब लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।